हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने हैलो एल्केन के भाग 2 में ब्रोमोएथेन बनाने की विधि सीखी और उसका शोधन सीखा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसका घर पे अध्ययन किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक गुणों की और रासायनिक गुणों की। तो सबसे पहले भौतिक गुण देखेंगे ब्रोमोएथेन। जैसे कि आपको पता है ब्रोमोएथेन एक हैलो एल्केन है। चलिए बात करेंगे। पहला बिंदु है कि रंगहीन मीठी गंध वाला वाष्पशील भारी द्रव है। दूसरा बिंदु है कार्बनिक विलायकों में विलय है। और तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट है 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे यहाँ लिखा है कार्बनिक विलायकों में विलय, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक विलायक, जैसे कि हमारा मिट्टी का तेल, आपका ईथर, एसीटोन, पेट्रोल, डीजल, तारपीन का तेल, ये सब जो है कार्बनिक विलायक हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे रासायनिक गुणों की। हम क्या करेंगे, रासायनिक गुणों को सबको क्रमबद्ध लिख लेंगे पहले, जिससे कि हमें लर्न करने में आसानी रहे कि भाई कौन कौन से रासायनिक गुण हैं जो ब्रोमोएथेन जो है या हैलो एल्केन प्रदर्शित करते हैं। चलिए, सबसे पहला है सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन है पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया। और तीसरी रिएक्शन है सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। और पांचवी है अल्कोहली अमोनिया के साथ अभिक्रिया। देखिए, हम सामान्य अभिक्रियाएं सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर हम लोग ब्रोमोएथेन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से एग्जाम्पल है कि जो हमने सामान्य अभिक्रियाएं समझी। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि भाई आप एक सामान्य अभिक्रिया कर लो तो जितने भी हैलो एल्केन होंगे वो उसको देंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग एक तरह से एक उदाहरण कर रहे हैं कि भाई जो हमने सामान्य अभिक्रियाएं करी हैं, अब वो कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे लागू कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर यौगिक पे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्रोमोएथेन हैलो एल्केन। ठीक है, ब्रोमोएथेन क्या है, एक हैलो एल्केन कैटेगरी का एक यौगिक है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखिए जो हमारे पास पहली रिएक्शन थी, जैसे मैंने आपको बताया सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया, वो आपको पता है, पीछे लिखी हुई है। फिर मैंने आपसे बताया पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया, वो भी आपको आती है। सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया, ये भी आपको आती है। ठीक है, क्योंकि सेम वही रिएक्शन है, उनकी कॉपी है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको भी करके दिखाता हूँ अलग से। ये देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके दिखाई है कि हमारे पास ब्रोमोएथेन है। जैसे हमने पहले, अगर आपको याद आ गया हो, जनरल रिएक्शन करी थी हमने, यहाँ पे भी आर लिया था और यहाँ पे भी आर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ब्रोमोएथेन के लिए रिएक्शन कर रहे हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास सोडियम एथोक्साइड है, ये कुछ भी हो सकता है, सोडियम एथोक्साइड हो सकता है, CH3 हो सकता है, यहाँ पे C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे कोई भी हैलो एल्केन हो सकता है। क्योंकि हम एग्जाम्पल कर रहे हैं ब्रोमोएथेन का, इसलिए मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ा। अब देखिए, सेम वही रिएक्शन है जैसा आपने जनरल रिएक्शन में पढ़ी। देखिए, सोडियम इस ब्रोमीन से रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना रहा है, और जो शेष बचा C2H5 और आपका OC2H5, ये मिलकर बना रहा है एक ईथर। सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम अगर हम लिखें IPC का, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि IPC में कुछ नियम अलग होते हैं, सब आपको पता ही है। इसका नाम हो जाएगा एथोक्सी इथेन, इसका IPC नेम है एथोक्सी इथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लगे हाथ हम वुड्स रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखिए, ये रिएक्शन आपने 11वीं में की हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगी ये। देखिए, ये ब्रोमोएथेन है, ये भी ब्रोमोएथेन है, जो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर में। सोडियम ब्रोमाइड और जो आपके C2H5 और C2H5 यानी कि दो इथाइल ग्रुप में आपस में जुड़ जाएंगे। ये इसका पैटर्न है, यानी कि दो सोडियम के साथ दो ब्रोमोएथेन रिएक्शन करते हैं और ड्राई ईथर में रिएक्शन होती है। अगर ड्राई ईथर में रिएक्शन नहीं करेंगे तो इस रिएक्शन के अंदर आग लग जाएगी।
ये जल जाएगा, सिस्टम सब खराब हो जाएगा। जैसे कि आपको वुड्स रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी, अब हम बात करेंगे अल्कोहली अमोनिया के साथ अभिक्रिया। देखिए इससे सारी जो भी पहले रिएक्शंस थी वो सब आपको समझ आ चुकी हैं, और अगर आप उनको एक बार, जैसे आप पहले फेयर कॉपी में लिख चुके हैं, एक बार आज उनको लिख के रिवीजन करें तो डेफिनेटली वो आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी, क्योंकि आपने उनको समझ लिया है। एक बार ज़रूर आप इनको अपनी कॉपी में करें। देखिए हर चीज़ को हम लोग नहीं देख पाएंगे ऑनलाइन, लेकिन यदि आपको वास्तव में सीखना है केमिस्ट्री को तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और केमिस्ट्री को बिना लिखे सीखा नहीं जा सकता है। चलिए बात करेंगे, पांचवी रिएक्शन है अल्कोहली अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ये देखिए ये हमारे पास ये फिफ्थ रिएक्शन है। इसमें देखिए यहाँ पे कई स्टेप बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप है, यानी कि पहला पद है, प्रथम पद, मिश्रण को कांच की सीलबंद नली में लेते हैं। एक कांच की ट्यूब है, उसको हमने सील्ड कर दिया है, उसके अंदर हमने क्या लिया, ब्रोमोथेन लिया और अमोनिया लिया। अब देखिए जो अमोनिया ली कैसे ली मैं आपको बताता हूँ। इथाइल अल्कोहल के अंदर हमने अमोनिया अधिकता में पास करी। इथाइल अल्कोहल के अंदर हमने बहुत देर तक जो है अमोनिया पास करी और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, यानी कि संतृप्त विलयन बना लिया। ठीक है, अब देखिए हमने इस मटेरियल को सीलबंद ट्यूब के अंदर बंद कर दिया है कांच की। ये ब्रोमोथेन है, ये आपका अमोनिया है जो कि इथाइल अल्कोहल के साथ है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है हमने गर्म किया ट्यूब को। तो देखिए जैसे कटिंग लगी हुई है, HBr यहाँ से निकल जाता है और जो शेष बचा C2H5NH2 ये आपस में मिलके प्राथमिक एमीन बना लेते हैं। सेकंड स्टेप देखिए, जो आपका प्राथमिक एमीन था इसका IPC नेम है एथेनामीन। चूँकि हमारे पास सीलबंद ट्यूब के अंदर अभी भी ब्रोमोथेन बचा हुआ है, तो देखिए कटिंग लगा दी गई है। ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिर मैं बता दूं, ये जो ब्रोमोथेन आया कहाँ से सेकंड स्टेप में, क्योंकि पूरी रिएक्शन एक कांच की ट्यूब में हो रही है और कांच की ट्यूब सील बंद है, यानी कि जो हमने रख दिया वो रहेगा अंदर और जो बना वो भी अंदर रहेगा, ना तो कुछ बाहर आएगा ना कुछ जो है अंदर बाहर से अंदर जाएगा, जो कुछ है अब अंदर है। तो ब्रोमोथेन अभी भी बचा हुआ है। तो देखिए ये HBr देखिए यहाँ पे निकल जाता है। अभी देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेकेंडरी एमीन यानी कि द्वितीयक एमीन का निर्माण कर देता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर मैंने 100 दे दिया तो पूरी ट्यूब का टेम्परेचर 100 हो गया अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है, क्योंकि रिएक्शन लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि वो सीलबंद ट्यूब में है मटेरियल, यानी कि जो बना वो अंदर ही अंदर रिएक्शन करेगा। चलिए जी, अब देखिए सेकेंडरी एमीन हमारे पास थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। ये सेकेंडरी एमीन है, फिर से ब्रोमोथेन के साथ रिएक्शन करी, ब्रोमोथेन सीलबंद ट्यूब के अंदर है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए ये HBr निकल जाता है यहाँ से, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और जो ये वाला पोर्शन है और ये C2H5 ये आपस में जुड़ के टर्शरी एमीन का निर्माण कर देते हैं। इसको दोबारा देख लीजिए थर्ड स्टेप को, क्योंकि वो कैमरे में नहीं आ पाया जब मैं समझा रहा था आपको। तो देखिए जो हमारे पास सेकेंडरी एमीन बना, सेकेंडरी एमीन जो है देखिए ये आ गया और ब्रोमोथेन से रिएक्शन करेगा, क्योंकि दोनों ही सीलबंद ट्यूब के अंदर हैं तो रिएक्शन हो जाएगी आराम से। अब देखिए ये HBr निकल के यहाँ हमने निकाल के रख दिया है, और जो ये वाला पोर्शन है और ये इथाइल ग्रुप है ये आपस में जुड़ के टर्शरी एमीन का निर्माण कर देंगे। अब फोर्थ स्टेप आ जाइए, ये टर्शरी एमीन है हमारे पास, ब्रोमोथेन से रिएक्शन हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब देखिए होगा क्या, हमें पता है, हमने सीखा 11th में कि नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अगर हम जो है एमीन्स को पढ़ रहे हैं, या अमोनिया को देख लें, क्योंकि ये एक अमोनिया का व्युत्पन्न ही है, क्योंकि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हमने तीनों हाइड्रोजन जो है इथाइल ग्रुप से हटा दिए हैं, तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे दिया जाएगा, अगर मैं ब्रोमोथेन को ध्यान से देखूं तो Br- है और C2H5 प्लस है,
क्योंकि Br विद्युत ऋणात्मक होता है तो जो बॉन्ड है C2H5 और Br के बीच में वो ध्रुवीय हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमीन की तरफ खिसक जाते हैं। तो ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज्ड है और इथाइल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है किसको दे दिया जाएगा, इस C2H5 को दे दिया जाएगा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो धनावेशित है। अब डेल्टा का मतलब यहाँ पे ये है, ये पूर्ण रूप से, क्योंकि ये अभी अलग नहीं हुए हैं, एक ही यौगिक के अंदर हैं, इसलिए जब इस तरह की अवस्था होती है तो हम उसको लिखते हैं आंशिक आवेश। अगर ये अलग हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से इनके ऊपर आवेश आ जाएगा। अब देखिए ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया गया C2H5 को और ये जुड़ जाएगा अब इस N के साथ। देखिए क्योंकि जैसे ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है C2H5 को, ब्रोमीन यहाँ से ब्रोमाइड के रूप में अलग हो जाता है। ये Br माइनस ब्रोमाइड, यानी कि जब Br पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रोमाइड आयन। और जो हमारे पास C2H5 है, अगर हम C2H5 प्लस बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बोनियम आयन। सब आपको याद आ गया होगा। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जब इथाइल कार्बोनियम आयन ग्रहण करता है, क्योंकि इथाइल कार्बोनियम आयन पे एक प्लस चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान नाइट्रोजन को झेलना पड़ता है, क्योंकि प्लस चार्ज खत्म हो जाता है। अब चूंकि नाइट्रोजन का नुकसान हुआ है, नाइट्रोजन केंद्र में है, तो याद रखें यदि केंद्र में इलेक्ट्रॉन घटता है बढ़ता है तो वो पूरे अणु पे उसका जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए इस पूरे पार्ट पे धनावेश आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, इसलिए हमने जो है इस पूरे के पूरे पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, यानी कि ये पूरा बन गया धनायन और हमारा जो Br माइनस है वो है ब्रोमाइड। तो एक तरह से ये लवण बन गया। भाई लवण की क्या विशेषता है, जब लवण क्या होते हैं, जिनमें आयन होते हैं, आयनों से मिलके जो यौगिक बनते हैं उनको लवण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास आ जाता है, इसका नाम है टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ये चतुष्क लवण है, यानी कि क्वाटरनरी सॉल्ट है। क्वाटरनरी सॉल्ट क्यों कहा, क्योंकि नाइट्रोजन से जो है 4 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए। चलिए ये आज हमने जो है ब्रोमोइथेन की सारी रिएक्शंस पढ़ी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इनको सब रिएक्शंस को लिख के देखें। ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक बार रिवीजन जरूर करें, एक बार जरूर लिख के देखें। और यदि कोई आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे संपर्क करके पूछ सकते हैं, या आप जो है मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही। तो अगले लेक्चर में मैं उसको आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए कल तक के लिए आज हम यही छोड़ेंगे और कल को फिर नया आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे।